ननिहाल वालों का ख्याल था कि मैं पूरा ननिहाल वालों पे गई हूँ, निगोड़े शेख पतली दाल खाने वाले, जबकि ननिहाल वालों को 100% यकीन था कि मैं पूरी ननिहाल पे हूँ। वही पुप्पी जैसा दिया रजभर की जबान, ये चंगेज खान की औलाद से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। लेकिन कोई अगर मेरी अम्मा से पूछता कि बेटी को क्या हो गया है, तो ठंडी हवा भरती और कहती, हाँ न ननिहाल का कसूर न ददिहाल का, सब नसीब का भेद है। ऐसी सूरत में किसका नाम ले दूं? वो बीज जिससे मेरी हस्ती वजूद में आई कभी टेढ़ा मेढ़ा न था, जरूर पालने पोसने में कोई भूल चुके हुए हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे बजाते खुद उस माहौल से जहाँ मेरी तराश हुई कतन कोई शिकायत नहीं थी। कच्चे कच्चे बच्चों के जमे गफीर में पाक प्यादा सिपाही की तरह तरबियत पाई। न लाड हुए, न प्यार, न तावीज़ गंडे बंदे, न नजर उतारी गई, और ना खुद को कभी किसी की जिंदगी का आम हिस्सा महसूस किया। बहनें चूंकि बड़ी थी इसलिए निकल गई, भाइयों के सुख में जगह मिली। खेल कूद का जमाना होने के साथ गिल्ली डंडा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सब खेल के गुजारा, पढ़ाई उन्हीं के साथ हुई। सच पूछिए तो असल मुजरिम मैं अपने भाइयों को ही समझती हूँ, जिनकी सोहबत ने मुझे उन्हीं की तरह आज़ादी से सोचने पे मजबूर कर दिया। और वो शर्म हया जो आम तौर पे दरमियाने तबके की लड़कियों में एक लाजमी सिफत समझी जाती है, पनप ही न सकी। मतलब छोटी सी उम्र से दुपट्टा ओढ़ना, झुक के सलाम करना, शादी ब्याह के जिक्र पे शर्मा जाना, ये भाइयों ने छेड़ के आदत पड़ने न दी। और वैसे भी सिवाय अजीम भाई के घर में सब चाको चौबंद थे, पूरा कुंबा इंतहा दर्जे का बामजाक और बातूनी। आपस में खूब चीखें चलती, नित नए जुमले बनाए जाते, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई जाती। बच्चे की जबान सांप पे रखी थी। हाँ। अब्बा पेंशन लेके अपने मौरूसी घर आगरे मुंतकिल हो गए। अब खुली हवा में उड़ने के बाद एकदम निहायत पोसीदा माहौल की घुटन से वास्ता पड़ा। कहाँ फुटबॉल, गिल्ली डंडा, और कहाँ आगरा मोहल्ला पंजे शाही का की वो बोसीदा गलियाँ, और उन घुटी गलियों में पलने वाली झुकी नीम मदकूक लड़कियाँ जो खुद अपने दिल की धड़कन से सहम जाए। मेरी लड़कियों से बिल्कुल न बनी, और उन बूढ़ियों से भी ठन गई जो मुझे छज्जों पे कलांचे मारते देखे अबज़दा हो जाती। ऐ नौज बुआ, ऐ बच्चों की लौंडिया है कि मौबजा, तौबा तौबा। और मेरी अम्मा जान नुसरत खानम जिन्हें लोग प्यार से बिच्छू कहा करते थे, शर्म से पानी हो जाती। आगरे आके पहली बार मुझे अपनी लड़की होने पे बेहद सदमा हुआ। ये अल्लाह ने औरत बनाई क्यों? आखिर इस मरी पिटी महकूम मजबूर हस्ती की जरूरत क्या थी? मतलब धोबन रोज रात को पिटा करती थी, मेहतराने को आए दिन जूता पड़ा करते थे, बल्कि पास पड़ोस की तमाम औरतें आए दिन अपने शोहरों से जूते खाया करती थी। और मैं गिड़गिड़ा के अल्लाह मियाँ से दुआ करती, अल्लाह मियाँ मुझे लड़का बना दे ताकि मैं छत पे पतंग उड़ाने पे ना पिटूं, गलियों में कबड्डी खेल सकूं और आज़ादी से बंदरों के पीछे भाग सकूं। लेकिन आगरे में गंदी गलियां ही न थी, और जो गलियां थी उनमें दूर परे के सारे रिश्तेदार रहते थे जिनसे अम्मा लर्जा करती। सच तो यह है कि जब तक दूसरे शहरों में रहे, आज़ाद रहे, अपने कुंबे में तो आके जैसे पैरों में बेड़ियां पड़ती, और मुझे मजबूरन आगरे की उन दबी शर्मीली लड़कों से बहनापा जोड़ना पड़ा। और तब मुझे मालूम हुआ कि बज़ाहिर में ये भोली नजर आने वाली लड़कियां असल में तो बड़ा चुत्ता पुर्जा हैं। मतलब वो गुल खिलाए जाते हैं कि इलाही तौबा, बड़ी बूढ़ियों को ये चुटकियों में उल्लू बना के मोहल्ले के लोगों से खूब पी के पड़ती हैं। तो मुझे इस दोगली जिंदगी से बड़ी कराहत आई। लेकिन आगरे की उस मकरू फिजा से जल्द ही हमारा पीछा छूट गया। कुछ अम्मा को भी खानदान वालों से वहशत सी होती थी, सो अलीगढ़ मुंतकिल हो गए और हमारी पुरानी जिंदगी फिर लौट आई। फूस के बंगले, डिगी का किनारा, हरे भरे खेत, और उन हरे हरे खेतों में ककड़ियाँ खीरे चुराना और पेड़ों पे चढ़ना। और फिर मुझे अपनी लड़की होने पर सदमा लगा, बल्कि लड़की होने के कुछ फायदे नजर आने लगे। मसलन ये कि अब्बा का हुक्म था कि लड़कियों की चोटी न खींची जाए और ना उनकी बालियों में उंगली डाल के उन्हें झटके दिए जाए। अगर लड़कियां मारे हैं तो सरकार से शिकायत की जाए, मुनासिब सजा दी जाएगी। अब लड़कियां कहाँ, खाकसारी एक लड़की थी
जिसकी शिकायत आए दिन अब्बा के दरबार में जाती थी। लेकिन भाई इतने बदनाम हो चुके थे कि अमूमन हमें सजा न मिलती, उल्टे वही डांट दिए जाते। अलीगढ़ आकर बिन बदन अजीम भाई के वजूद का एहसास बढ़ने लगा। न जाने क्यों एकदम से उन्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई। मतलब मुझे तो नसीम भाई अच्छे लगते थे ना, और उनसे पिटने में भी मजा आता था, क्योंकि वो फिर मिठाइयाँ और पैसे भी देते थे। अब ये अजीम भाई ना मिठाइयाँ देते थे, ना पैसे देते थे, और ना चपट्टे मारते थे। बड़ी संजीदा बातें किया करते थे हर वक्त। उन्होंने मुझे अंग्रेजी और तारीख पढ़ाना शुरू कर दिया। इब्तिदा कैसे हुई ये तो याद नहीं, अलबत्ता ये याद है कि शाम को जब थके हारे घर पे आते तो बरामदे में अपने पलंग पे लेट जाते और मुझे कहते कि जोर जोर से पढ़ो। फिर तर्जुमा दुरुस्त करवाते, इमला लिखवाते, और फिर बातें क्या करते। अब बातें क्या करते थे ये अब सब याद नहीं, लेकिन बाद में कुरान और हदीस के बारे में बता दूँ। अच्छा, उनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा अजीब था। नावल देते और कहते तर्जुमा कर डालो, 10-10 सुफे तर्जुमा करवा डालते थे, अंग्रेजी से उर्दू, फिर उर्दू से अंग्रेजी। तर्जुमा करने की बड़े फवाइद थे, और उनमें से एक ये कि तर्जुमा करने से पहले पूरी नावल खत्म जो करनी पड़ती है। इसी जमाने में मुझे नावलें पढ़ने का शिद्दत से चक्कर पड़ गया। सारी रात बैठ के नावलें और कहानियां पढ़ा करती थी। वो भी कहते थे। अजीम भाई उस जमाने में उन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैं बिल्कुल उनकी आवाज़ें बाज गश्त बन गई। मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, जब भी बोलते खानदान वाले यही कहते, खूब चढ़ाया करते कि ये तुम नहीं अजीम भाई बोल रहे हैं। और अजीम भाई ने भी मेरी नासमझी से बड़ा फ़ायदा उठाया। जो बात खुद ना कह पाते बड़ी होशियारी से मेरे कान में कह डालते, मैं भी फट से कह पाती। बकौल खानदान वालों के उस ज़माने में अजीम भाई ने मुझे खूब भड़काया, और मैं जो पहले खुदसर और काफ़ी ज़िद्दी थी, उनकी शय पाकर और काबू से बाहर हो गई। हार्डी वो पहला नॉवेलिस्ट था जिसे बकौल अजीम भाई मैंने घोल कर पी लिया। इसी तरह पढ़ते पढ़ते मैंने खुद भी छुपा के लिखना शुरू कर दिया। हिजाब इस्माइल, मजनू गोरखपुरी, यास फताहपुरी, उनके अफसाने पढ़ के ऐसा मालूम होता गोया ये सब कुछ मुझे भी बीत रही है। और फिर खुद को अफसानों की हीरोइन तस्वर करके मैंने निहायत चटपटे किस्म के वाक़यात लिखने शुरू कर दिए। मसलन ये कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बिल्कुल हिजाब इस्माइल की हीरोइन की तरह। सुनहरी बाल, नीली आंखें, किरमजी लिबादा ओढ़े, मैं नीम दराज और हीरो आता है। मेरा पहला हीरो हमेशा डॉक्टर हुआ करता था, शायद इसलिए उस जमाने में डॉक्टर ही वो वाहिद शख्स था जो घर पे आके नक्श टटोल सकता है, और वो लाजमी तौर पे बहुत हसीन भी होता है। सारी रात मेरे सराहने बैठा रहता, मेरी हालत खराब होने पे ज़ारो कतार रोता, मुझे बेताबाना चूमता और मेरी हसीन मौत पे धाड़े मार मार के रोता, और अमूमन खुदकुशी कर लिया करता। कितनी मजेदार हुआ करती थी वो कहानियां, और उनको लिखने में उतना ही लुत्फ आता था जितना इस किस्म की कहानियां पढ़ने में आता है। मतलब जैसे किसी रोमानी नावल में जब हीरो हीरोइन का उसके लबों पे बोसा देता है तो पढ़ने वालों के अक्सर पसीने छूट जाते हैं। यही हाल लिखने में भी होता है। बड़ा मजा आता था। उम्मीद ऐसी कहानियां पढ़ के मैं मतलब लिख के पढ़ के फौरन फाड़ डाला करती थी, क्योंकि जानती थी कि गंदी हैं और अगर किसी के हाथ लग गई तो वो जूताकारी होगी कि बस। लेकिन फिर भी न जाने दोबारा लिख के पढ़ने में लगता था और ऐसा लगता था ये जैसे मैंने नहीं लिखी, और हकीकत में वो मेरी तस्नीम न थी ना मेरा रोजनामचा थी। अरे वो तो उन कहानियों का निचोड़ थी जो मुझे बहका चुकी थी। हाँ, ऐसी कहानियों का एक अंबार मेरे सराहने जमा हो गया था। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। शमीम जो कि 1.5 साल मुझसे बड़े थे, आगे पलंग पे लेट गए
सराने जो कागज सरसराए तो निकाल के पढ़ने लगे। आहा, भुतनी ने क्या गंदी गंदी बातें लिखी हैं। शमीम सुअर ने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर जमील ने अपना सफेद बर्राक हाथ मेरे सीने पे रख दिया और मेरे गुलाबी होंठ। मैं गुस्सा खाने जा चुकी थी, नहाने के लिए सर में बेसन डाल चुकी थी। वो बयान नहीं कर सकती कि मेरी क्या हालत थी है। अगर उसने एक सतर और आगे पढ़ ली तो सिवाय डूब मरने के और कोई ठिकाना ना होगा। मैंने हैबत ज़दा होके वहीं पे चीखना शुरू कर दिया। इतना चीखा कि घर फैल गया। लोग समझे कि शायद मोड़ी से सांप निकल आया, मुझे डस लिया। शमीम बेचारा कागज फेंक फांक मेरी जान की फिक्र मनाने लगा। मैंने भी उल्टे सीधे कपड़े पहने बाहर निकली और शमीम का मुंह नोच लिया। बेचारा हमना खड़े देखता देखता रह गया, आगे पढ़ने का होश ही नहीं रहा उसे। मैंने जल्दी जल्दी कागज का पन्ना लिया और जला के खाक कर दिया। शमीम बाद में बहुत कहता रह गया कि निहायत गंदी गंदी कहानियां लिखी है इसने, लेकिन मैंने झुठला दिया कि तर्जुमा था। वो बेचारा पगले दर्जे का झूठा मशहूर था, किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। लेकिन ये सोच के आज भी कोफ्त होती है कि अगर वो शमीम के बजाय कोई और भाई होता तो वाकई क़यामत आ जाती। और फिर मैंने सोच लिया कि आइंदा इस किस्म की कहानियां हरगिज़ नहीं लिखूंगी, और अगर लिख ली तो फौरन पढ़ के फाड़ दूंगी। उसके बाद बहुत अरसे तक कुछ नहीं था। वैसे भी बीए के बाद दुनिया बदल जाती है। 4 साल में इंसान कितना बड़ा हो जाता है। मैट्रिक के बाद 4 साल निसाब की किताबें मजबूरन पढ़ी। यूनानी ड्रामा, शेक्सपियर, इब्सन और बर्नार्ड शॉ, सबको खूब पढ़ा। बर्नार्ड शॉ ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया। मैं उससे इतनी हद तक मुतासर हुई, अपना पहला ड्रामा फसादी मैंने उसी से मुतासर होकर लिखा। मवाद मैंने अपने इर्द से लिया, लेकिन ये गारा सा बर्नार्ड शॉ का था। मेरी बीटी क्लास की अंजमायत अजरा हैदर जब वो मुझे बर्नार्ड शॉ के चिढ़ाने लगी तो फिर मैंने बर्नार्ड शॉ के शिकंजे से निकलकर अपनी कहानियां लिखना शुरू की। उसी दौर में मुझे एक तूफानी हस्ती से मिलने का मौका मिला, जिसके वजूद ने मुझे हिला के रख दिया। रोशन आंखों और मुस्कुराते हुए शगुफ्ता चेहरे वाली रशीदा आपा से ऐसा कौन होगा जो एक दफा मिलके भिन्ना ना जाए। अब याद तो नहीं कि वो पहला कौन सा जलसा था जहाँ मुलाकात हुई। बेगम भोपाल सदारत की कुर्सी पे थी और कड़कड़ाते जाड़े में बीवियां मोटे 2 शाले और कोट पहने पिंडाल के अंदर सूं कर रही थी, और रशीदा आपा बिना आस्तीनों के ब्लाउज पहने धुआंधार कुछ तकरीर कर रही थी। और उनके घुंघराले स्याह बाल हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि आते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले ये किया कि सामने वाली खिड़की खोली। बीवियां बड़बड़ा रही थी, उनके कटे हुए बालों पर, उनके बिना आस्तीनों वाले ब्लाउज पर और बर्फीली हवा पर। लेकिन रशीदा आपा की तकरीर भी कुछ कम खारदार नहीं। उस दिन उनकी बेबाकी ने तहलका सा मचा दिया, और मैंने बिना सोचे समझे उनके हर लफ्ज को मोटी समझी थी। 38 में रशीदा आपा अंगारों वाली रशीदा जहां बन चुकी थी, और अब उनकी सुलगती हुई बातें कुछ पल्ले भी पड़ने लगी। और फिर वो मेरा हसीन हीरो, शमई उंगलियां, नारंगी शगुफे और करमजी लिबादे सब छू हो गए। मिट्टी की बनी रशीदा आपा ने आगे संगे मरमर के सारे बुत मुनद्दम कर दिए। मुझे रोती बिसोरती, हराम के बच्चे जनती, मातम करती निस्वानियत से हमेशा से नफरत है। खामखा की वफा और जुमला खूबियाँ जो मशरक़ी औरत का जेवर समझी जाती हैं, मुझे लानत मालूम होती थी। मेरे नज़दीक इश्क वो आग नहीं जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। इश्क में महबूब की जान का लागू हो जाना, वावेला करना, खुदकुशी करना, ये सब मेरे मजहब में जायज़ नहीं था, क्योंकि इश्क मकवी दिलो दिमाग है, ना जी करो। ये सब बातें मुझे रशीदा आपा ने सिखाई, और मुझे लगता था कि रशीदा आपा जैसी एक लड़की 100 लड़कियों पे भारी हो सकती है।
तकसीम के बाद फसादात के अलावा और कुछ जहन में बाकी नहीं रहा। मुल्क बिखरा, दुनिया बिखरी और उसके साथ ही कितनी नाजुक और हसीन कतरे चूर चूर हो गई। फसादात के बारे में मेरा तजुर्बा सुनी सुनाई से आगे ना बढ़ सका और अपने 2 मज़ामीन धानी, बांके और जड़ें, इनसे ज़्यादा ना कुछ महसूस कर पाई और ना कुछ लिख पाई। लेकिन ये 2 मज़ामीन लिखते वक्त मेरे दिल ने एक बड़ी ज़ोर की कलाबाजी खाई। इससे पहले मैं जितनी कहानियाँ लिखती थी उनमें माँ बाप या तो सिरे से थे ही नहीं, और अगर थे तो फजूल सी शय। वालिदैन सड़क पर रो रहे तो हैं जो औलाद की राह में रुकावट के अलावा और कुछ पैदा नहीं करते। ये न करो, वो करो, ये सब मेरे दिमाग में था। लेकिन वो मज़ामीन लिखते वक्त मैंने अपनी माँ को देखा। सब उन्हें छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। मैं उनसे मिलने जोधपुर गई। वो वहाँ हमारे मकान के सामने एक छोटे से कमरे में मुंतकिल हो गई थी, क्योंकि हमारे वसी मकान पे अब फौजियों को कब्जा था। मैं पहुंची तो ठंडार उजड़े कमरे में मेरी माँ अकेली बैठी थी। अम्मा को कभी हमें छूने चाटने की फुर्सत न मिली और मुझे नहीं याद कि कभी उन्होंने हमसे मोहब्बत का कोई इजहार किया। लेकिन उस दिन मुझे देखकर वहाँ वो फूट फूट के रो पड़ी और अपने क़याम के दौरान मैंने देखा कि वो खिड़की में बैठी बस अपने मकान को, अपने घर को तकती रहती, जहाँ हम सब मिलकर हंसी खुशी खानदान की तरह रहते थे, जहाँ बच्चे कलांचे भरते, लड़ाइयाँ होती, मेलाप होते थे। मैंने अपनी अम्मा की तरफ देखा, उनकी उम्र की तरफ देखा और उनके अकेलेपन की तरफ देखा। मोटे ताज़े 10 बच्चे पैदा करके भी मेरी माँ अकेली थी। मेरे दिल में मोहब्बत का एक तूफान उबल पड़ा, ममता जाग उठी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी बच्ची की तरफ देखा और इन 2 हस्तियों के दरमियान खुद को झगड़ा हुआ पाया। और पहली बार अपनी माँ को देखकर मुझे दुनिया भर की सारी बूढ़ियों पे प्यार आने लगा। जो सबको जन्म देती हैं, मर मर के जन्म देती हैं, दुनिया बसाती हैं, पालती पोसती हैं और इन सब के लिए ना तो औलाद से कोई स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखवाती हैं और ना ही पक्के कागज़ पे कोई रसीद देती हैं। पुराने ज़माने में लोग बूढ़े लोगों को बेकार जिन समझ के जिंदा दफना दिया करते थे। ये बुढ़ापा भी किस कदर मुहीब शय है। और ये भी महज इत्तेफाक ही है कि इस तरह मेरी माँ से मेरी मुलाकात हो गई और कितने सोए हुए तार जाग उठे। लेकिन अभी और कितने तार हैं जो मुर्दा, खामोश और सोए हुए हैं। ठहरे हुए पानी पे काई जम जाती है और फिर एक नन्हा सा कंकर सतह पे आके गिरता है और काई छट जाती है। और फिर जगमगाती दुनिया का अक्स उस पानी पे लौ देने लगता है और इंसान एक कदम आगे बढ़ता है।